नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं बिहार इतिहास को लेकर के, प्राचीन से लेकर के। इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इतिहास हमें किस लिए पढ़ना चाहिए, क्या ये हमें बताता है, ये सारा चीज़ हम लोग इसमें देखने वाले हैं। यानी हम लोग पहले क्या थे, किस रूप से हम लोग अब इस रूप में हम लोग आए हैं, ये सारा चीज़ हम लोग इतिहास के अंतर्गत देखते हैं। इतिहास हमें बताता है कि हमारी जो पृष्ठभूमि जो पहले की थी वो हम लोग कैसे तैयार हुए हैं, जो अभी इस रूप में दिख रहे हैं। ये सारा चीज़ हमें इतिहास में मिलता है। हमारे पुरख जो भी पुरखे हैं, जो हमारे अतीत हैं, जो हमारे जितने भी वंशज हैं, यानी पहले लोग कैसे अपना जीवन यापन करते थे, इसको हम लोग इतिहास के अंतर्गत ही देखते हैं। और इसमें बहुत से अलग अलग तरह के जैसे जैसे इन्होंने जीवन क्रम में जैसे जैसे आगे बढ़े, तो उन्होंने कुछ कुछ वस्तुओं के हिसाब से वस्तुओं का प्रयोग करके ही वो आगे बढ़े हैं। ये हमें इतिहास में ही मिलता है। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं ताकि हम वो चीज़ों की जानकारी हमें बहुत अच्छे से पता लग जाए, और अपने आसपास जहाँ पे रह रहे हैं तो वो भी एक इतिहास का ही कुछ मुद्दे होते हैं जहाँ से कुछ एविडेंस के रूप में मिलते हैं। तो ये हम लोग बात करेंगे इतिहास के स्पेशल बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं बिहार को। किसी भी इतिहास को हम लोग दो भागों में बांट कर उसको पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे प्राक-ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो हम लोग इसी तरह से बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी हम लोग देखेंगे कि बिहार में जो मानव की सभ्यता है उनके इतिहास को हम लोग दो मुख्यतः भागों में बांटकर पढ़ते हैं, ठीक है, प्राक-ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो प्राक ऐतिहासिक में देखेंगे क्या क्या होता है, उसके बाद ऐतिहासिक देखेंगे। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि कैसे लोहे का आविष्कार हुआ। लोहे के आविष्कार से मानव उस टाइम्स का बहुत ज़्यादा डेवलप कर पाया, क्योंकि उससे कृषि से संबंधित जो भी औजार होते थे वो सारे चीज़ उनको प्राप्त हो गए, जिससे और अपने जीवन को और अधिक विकास में अग्रसर किया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। उसके बाद से वैदिक सभ्यता आ जाती है बिहार में, और उसके बाद से वैदिक सभ्यता के बाद से हम लोग ऋग्वेद वगैरह हम लोग देखते हैं। उसके बाद से 16 महाजनपदों की चर्चा होती है। उसके बाद से अलग अलग तरह के शासक आ जाते हैं, बृहदत्त, जरासंध, भीम, ये सारा चीज़ उन लोगों की जिक्र हम लोग इसमें देखेंगे। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग देखते हैं कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में इसके इतिहास क्या रहे हैं और यहाँ से क्या क्या एविडेंस के रूप में हम लोगों को मिले हुए हैं, ताकि ये इसको हम लोग अच्छे से लेकर चलें। चलिए देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि बिहार के में मानव सभ्यता के इतिहास को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, प्राक ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है। प्राक ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल में आदिवासी को हम लोग ले सकते हैं। जैसे हम लोग पहले आदिवासी थे और धीरे धीरे डेवलप किए, धीरे धीरे चीज़ों से भेंट होती गई, उनका उपयोग हम लोग करते गए, उसके हिसाब से हम लोग अपने जीवन को अग्रसर किए। आगे देखते हैं प्राक ऐतिहासिक काल। इस काल में आदि मानव के निवास स्थान के साक्ष्य बिहार के कुछ स्थानों के लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व मिले हैं। ये साक्ष्य पूरा पसार युग के हैं, जो नालंदा और मुंगेर जिला में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। यानी प्राक ऐतिहासिक काल से हम लोग देखें बिहार के परिप्रेक्ष्य में तो 2 जिलों का यहाँ पे नाम आता है, नालंदा और मुंगेर, ठीक है। तो नालंदा और मुंगेर की बात हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आगे बात करते हैं। इस काल को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। यानी प्राक इतिहास को भी हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। तो कौन कौन से, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे 3 भागों में बांटेंगे। जैसे पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को हम लोग देखते हैं तो बिहार में साक्ष्य के रूप में उपकरण गया की पेमार घाटी, नालंदा की जेठियन घाटी, मुंगेर की भीमबाद, पैसरा, भागलपुर के राजपोखर एवं मालीजोड़ तथा पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर से प्राप्त हुए हैं। यानी पूरा पाषाण से संबंधित हम लोग देखें तो इसमें जो भी उपकरण प्राप्त हुए हैं तो कहीं भागलपुर, पश्चिमी चंपारण, ये सारे जगहों से हम लोग को प्राप्त हुआ है। भागलपुर हो गया, पैसरा हो गया, भीमबाद हो गया, मुंगेर यानी, और उसके बाद नालंदा हो गया। उसके बाद यहाँ पे भालीजोर यानी वही भागलपुर वाला, पश्चिमी चंपारण के जो नगर वाल्मीकि नगर है वहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इन स्थलों से प्राप्त पसाड़ यानी पत्थर उपकरण आशुलियन प्रकार के हैं, जिनमें कुल्हाड़ी, अस्क, एस्केपर, फलक, छुरी, अर्धचंद्रिका, उत्कीर्णक,
छोड़ी और खुरचनी आदि ये प्रमुख थे, यानी ये साक्ष्य एविडेंस के रूप में हमें मिले हुए हैं पूरा पाषाण काल में। आगे देखते हैं, इन उपकरणों का प्रयोग जानवर का शिकार करने एवं चमड़ा उतारने के लिए किया जाता था। यानी इस टाइम हम लोग पूरा पाषाण के काल में देखें तो हम लोग जानवरों पे आश्रित थे, यानी उस टाइम ज़्यादा संसाधन हम लोग के पास थे नहीं, तो इसलिए जानवरों के खाल को वहाँ से निकाल करके हम लोग बाज़ारों में उस टाइम उतना बाज़ार भी व्यापार भी ज़्यादा विकसित हुआ नहीं था, तो यानी जो भी हम लोग खाने की वस्तुएं थी वो हम लोग जानवरों पर ही निर्भर थे। आगे देखते हैं, इस समय मानव घुमाकर जीवन व्यतीत करता था तथा प्राकृतिक आवास जैसी पहाड़ी चट्टानों एवं गुफाओं में रहता था। यानी उस टाइम प्राकृतिक आवास को ही अपना मान लेते थे घर, और पहाड़ के गुफा को ही अपना घर मान लेते थे। जहाँ जैसे जिस हिसाब से जंगल मिलते थे उसके हिसाब से अपना वो उसको आवास स्थान मान लेते थे। आगे देखते हैं, उसके बाद से आता है नवपाषाण काल। ठीक है, उसके बाद से आता है ताम्रपाषाण काल। ठीक है, ये हम लोग 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक को। कौन कौन? पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। देखते हैं, नवपाषाण काल में मानव द्वारा कृषि प्रारंभ किए जाने के कारण अस्थायी वस्तुओं का विकास हुआ। अब नवपाषाण यानी नव मतलब नए, यानी एक पूरा पाषाण से नवपाषाण में आने में यहाँ पे लोगों को आवास मिलना शुरू हो गया, धीरे धीरे यहाँ पे रहना शुरू हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे थोड़ा बहुत खेती से संबंधित उन्होंने काम करना शुरू कर दिया होगा। तो देखते हैं, बिहार में नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल वैशाली के चेचर एवं कुतुबपुर और सारण के चिरांद, पटना के मनेर, रोहतास के सिनवार और गया के सोनपुर, ताराडीह एवं केकर में मिले हैं। यानी नवपाषाण की बात करें तो हाँ, यहाँ पे सारण में चिरांद, कहीं कहीं चिरौद लिखा है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद से वैशाली के चेचर, रोहतास के सिनवार, पटना के मनेर और गया के सोनपुर, ताराडीह एवं केकर में मिले हैं। ये साक्ष्य के रूप में हम लोगों को मिले हुए हैं। आगे देखते हैं, सारण के चिरांद में अस्थि उपकरण प्राप्त हुआ है। 1962 में चिरांद में उत्खनन से लगभग 2500 से लेकर 1345 ईसा पूर्व के नवपाषाणी काल में अस्थि उपकरण के साथ साथ चित्रित मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं। यानी सारण यानी छपरा में जो चिरांद जगह है वहाँ से मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं और अस्थि उपकरण भी प्राप्त हुए हैं वहाँ से। चलिए आगे देखते हैं, ताम्रपाषाण काल में देखते हैं। इस काल में मानव द्वारा सर्वप्रथम धातु के रूप में तांबे का प्रयोग की मतलब प्रारंभ हो गया। यानी ताम्र मतलब होता है तांबा, यानी इस टाइम जो लोग थे धीरे धीरे डेवलप किए, उसके बाद से यहाँ से लोग धातुओं का प्रयोग करना शुरू कर दिए थे। किसका? तांबे के रूप में। तांबे का प्रयोग पत्थर के साथ किया जाता था, इसलिए इसे ताम्र युग कहा जाता था। यानी ताम्रपाषाण का मतलब ताम्र और पाषाण मतलब पत्थर, यानी दोनों का प्रयोग एक साथ किया जाता था, इसलिए इसको ताम्रपाषाण युग कहा जाता है। आगे देखते हैं, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के प्रमाण बिहार के सोनपुर, ताराडीह और मनेर, सैनार, चिरांद, बैचर और आरियाप से प्राप्त हुए हैं। यानी ताम्रपाषाण की बात करते हैं तो इसके एविडेंस के रूप में हम लोग देखते हैं कि बिहार के सोनपुर, ताराडीह, मनेर और सैनार, चिरांद जो सारण में है, बैचर और आरियप से प्राप्त हुए हैं। ये हो गया प्राक ऐतिहासिक काल को हम लोग 3 कालखंडों में बात कर हम लोग देखें अलग अलग चीज़ों से। उसके बाद से हम लोग आते हैं लौह काल। ठीक है, लौह काल अभी इससे पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ऐतिहासिक काल हमने प्राक ऐतिहासिक क्लियर हो गया। उसके बाद ऐतिहासिक काल को हम लोग देखते हैं, यानी मानव सभ्यता के इतिहास को 2 कालखंडों में हम लोग बांट कर पढ़ रहे हैं, प्राक ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक में हम लोग 3 चीज़ देखे, पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। उसके बाद ऐतिहासिक में हम लोग देखते हैं तो ऐतिहासिक काल में लोहे के प्रयोग के आने से मानव की संस्कृति को व्यापक रूप में परिवर्तन हुआ और नई भौतिक संस्कृति का विकास हुआ। यानी जब ये लोग लोहे का निर्माण हो गया तो लोहे के निर्माण से इन्होंने तांबा तो पूरा यहाँ पे प्राक ऐतिहासिक काल में हो गया था। उसके बाद से लोहा का भी वहाँ पे प्रयोग यहाँ पे होने शुरू हो गए ऐतिहासिक काल में। तो इससे कृषि से संबंधित जितने भी कार्य होते थे वो उन्होंने करना शुरू कर दिया, जिससे अपने कृषि में
जो भी उपज करते थे, जो भी अपने तकनीकों का उपयोग करते थे, उससे उनकी उपज बहुत अधिक होने लगी, जिससे उनको कोई दिक्कत नहीं होता था। ठीक है, तो देखते हैं। तो ऐतिहासिक काल में लोहे के प्रयोग से आने वाले मानव की संस्कृति और व्यापक रूप से परिवर्तन होता था, नई भौतिक संस्कृति का विकास हुआ। आगे देखते हैं इसके बाद से लौह कला। ठीक है, लौह काल 1050 ईस्वी पूर्व के आसपास गंगा घाटी में अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश से लोहा मिलने का साक्ष्य मिलता है। इसे उत्तर वैदिक काल भी कहा जाता है। यानी लोहा मिलने का साक्ष्य उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से प्राप्त होता है। ये साक्ष्य के रूप में, एविडेंस के रूप में आता है। ठीक है, इसे उत्तर वैदिक काल भी कहा जाता है, जिसमें मानवीय बस्तियों का विस्तार गंगा घाटी में उत्तरी बिहार तक हो चुका था। इस समय लोहे का प्रयोग मुख्य रूप से औजार निर्माण में किया जाता था। इसी काल में गांव धीरे धीरे नगरों में विकसित होने लग गए थे। यानी एक तरह से यहाँ पे देखा जाए तो जब लोहे का प्रयोग हम लोग करना सीख गए थे, तो उस टाइम हम अपने कृषि क्षेत्र में तो लाए ही, उसके बाद से हम लोग धीरे धीरे और भी उपकरण बनाने में और घर के निर्माण में भी हम लोग काम करना शुरू कर दिए थे। तो इस तरीके से ये धीरे धीरे जो यहाँ पे जो गांव होते थे इस काल में, वो नगरों में विकास होना शुरू हो गया। आगे बात करते हैं कि उत्तर वैदिक काल। ठीक है, अब इसके बाद से प्राक ऐतिहासिक के बाद आता है वैदिक काल। तो वैदिक काल में हम लोग देखते हैं कि आर्यों का आगमन होता है, जो मध्य एशिया, जो हम लोग आज पढ़ते हैं सेंट्रल एशिया, यानी कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, यानी ये जो 5 कंट्री है, उधर से मध्य एशिया से ऐसा माना जाता है कि आर्यों का आगमन होता है उत्तरी पश्चिमी छोर से, यानी उत्तरी पश्चिमी यानी पंजाब राजस्थान वाले क्षेत्र से, गुजरात वाले क्षेत्र से। तो मूलतः देखा जाता है तो पंजाब और राजस्थान से, तो उधर से आर्यों का आगमन होता है। और उस टाइम वे लोग संस्कृत भाषा बहुत अच्छे से जानते थे और वो लोग ज्ञान देने का काम करते थे। तो एक तरह से हम लोग आर्य को देखते हैं यहाँ पे भारत के रूप में, भारत में आगमन। और ये कहाँ तक विकास हुआ, तो ये यहाँ पे बिहार तक, यहाँ पे उन लोगों का विकास हुआ आर्यों का। तो उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि ऐसा माना जाता है कि वैदिक संस्कृति का विस्तार पूर्वी भारत के उत्तर बिहार तक हुआ। शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन एवं बृहद ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसके रचयिता याज्ञवल्क्य हैं। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार आर्यों ने सर्वप्रथम उत्तर पश्चिमी भारत में प्रवेश किया। इस काल सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना जाता था तथा इसके तट पर यज्ञ एवं कर्मकांडों का आयोजन किया जाता था। शतपथ ब्राह्मण में माधव, विदेह एवं राहुगढ़ की कहानी खूब प्रचलित है। यानी हम लोग जब उत्तर वैदिक काल में हम लोग देखते हैं, तो उत्तर वैदिक काल में यहाँ पे एक शतपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ है, ये सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है, जो जिसके रचयिता याज्ञवल्क्य हैं। और शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि आर्यों ने सर्वप्रथम उत्तर पश्चिमी भारत, जो मैंने जैसा कि बताया, कि वहाँ पे प्रवेश किए। और इस समय सरस्वती नदी वहाँ पे बहती थी, तो सरस्वती नदी को इन्होंने मतलब उस टाइम पवित्र माना जाता था। और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे ही यज्ञ और जितने भी कर्मकांड होते थे वहाँ पे अनुष्ठान वगैरह किए जाते थे। शतपथ ब्राह्मण में माधव, विदेह की चर्चा होती है और राहुगढ़ ऋषि की बात होती है। ठीक है, और इनकी कहानी खूब प्रचलित है, जो इधर गंडक नदी के पास आकर उधर पटना साइड में नहीं जा पाए, तो वहाँ से वो लौट गए और वहाँ से अछूतों का नगर कह करके वे राहुगढ़ जो ऋषि हैं वो ये चले गए। तो इसलिए पटना को मतलब पटना वाले क्षेत्र को, यानी जो भी गंडक के उस पार वाले क्षेत्र को अछूतों का देश कहा जाता है, अछूतों का नगर कहा जाता है। जिनके अनुसार माधव, विदेह ने ही आर्य संस्कृति का विस्तार उत्तर बिहार तक किया। ऐसा माना जाता है कि इनके अनुसार माधव जो विदेह हैं, उन्होंने ही आर्य संस्कृति का विस्तार एक्चुअली वास्तव रूप से उत्तर बिहार में जो आर्यों का विस्तार करना जो किया, उन्होंने किसने किया, तो माधव ने किया। ठीक है, माधव विदेह ने। गंगा घाटी में उत्तर पूर्व की ओर आर्यों के प्रसार का एक महत्वपूर्ण कारण लोहे तकनीकों का विकास तथा कृषि योग्य भूमि। लोहे के कारण कृषि योग्य भूमि थी, लोहे के कारण कृषि क्षेत्र में भी विकास हुआ, जिसके कारण प्राचीन बिहार में भी नगरीकरण का प्रारंभ हुआ। यानी एक तरह से देखा जाए तो माधव विदेह ने यहाँ पे क्या क्या देखे होंगे, तो यहाँ पे देखे होंगे कि अरे यहाँ पे तो लोहा का प्रयोग हो रहा है, यानी हम लोग बहुत अच्छे से
यहाँ के लोग फल फूल रहे हैं, यहाँ मतलब बहुत अच्छे से यहाँ पे खान पान और बहुत अच्छे से कृषि यहाँ पे कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, जो प्राकृतिक चीज़ें हमें मिल रही है खाने के रूप में। तो ये सारा चीज़ और भी कुछ कारण हुए होंगे जिसके वजह से यहाँ पे माधव विदेह की जिम्मेदारी मिली कि भारत के जो उत्तरी पूर्व में स्थित जो बिहार राज्य है वहाँ पे आर्यों का विस्तार किया जाए। तो इस कारण से इनको जिम्मेदारी मिली और इन्होंने जिम्मेदारी अपनी बखूबी से निभाई और बिहार में आर्यों का विस्तार होना शुरू हो गया। उसके बाद से लोहे के कारण और कृषि में भी विकास हुआ, जिसके कारण प्राचीन बिहार में भी नगरीकरण का प्रारंभ हुआ और बिहार में भी अब नगरीकरण होना शुरू हो गया। उसके बाद से हम लोग देखते हैं ये सारा चीज़ बात है एक बिहार के रूप में, बिहार के मानव सभ्यता का इतिहास कि किन किन साक्ष्यों से किस किस तरह से किस किस काल में हम लोग कैसे कैसे किन किन चीज़ों का प्रयोग किया, कैसे कैसे हम लोग परिचित होते गए, कैसे कैसे अपने आप को डेवलप करते गए। ये सारा चीज़ हम लोग इतिहास के अंतर्गत देखते हैं। इतिहास इन सब को कैसे हम लोग को पता लगता है, तो हम लोग के साथ कुछ स्रोत भी होते हैं जिनको हम लोग उसको पढ़ करके, उसको कुछ किताबों से पढ़ करके, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट के माध्यम से, कुछ म्यूजियम में हम लोग जाते हैं, उसमें हम लोग स्टडी करते हैं, तो उस सब से प्राप्त होते हैं। तो ये भी लोग जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो भी इस पे बहुत ज़्यादा काम किए हैं। हमारे जितने भी जो उस टाइम की यात्रा लोग करते थे तो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो अपने नोट डायरी में करते थे, डायरी में नोट करते थे। तो वो सारे चीज़ हम लोग यात्रा वृत्तांत से लेकर के हर चीज़ हम लोग ऐतिहासिक स्रोत के रूप में देखते हैं कि पहले ऐसा हुआ करता था। वो तो उस चीज़ को हम लोग पढ़ करके और उस चीज़ को हम लोग देख करके हम लोग अनुमान लगाते हैं कि हम लोग कुछ इस तरह के हम लोग का जो दिनचर्या था पहले का ऐसा था। तो कुछ हम लोग ऐतिहासिक स्रोत के रूप में हम लोग देखते हैं क्या क्या है। तो बिहार का इतिहास जानने का विभिन्न स्रोत क्या क्या है, तो देखते हैं कि पूरा पाषाण काल में मुंगेर और नालंदा की बात आती है। मध्य पाषाण काल में हजारीबाग, रांची और सिंहभूम और संथाल परगना से कुछ साक्ष्य मिले हुए। उसके बाद से नवपाषाण काल में सारण में चिरांद और वैशाली में चेचर, यानी पुरातात्विक जो साक्ष्य के रूप में हमने यहाँ पे मिले हुए हैं। कुम्हरार पटना का 80 खंभों वाले हॉल भग्नावशेष, यानी राजप्रसाद की जो भवन होती है उसका जिक्र यहाँ पे किया गया है। लौरिया नंदनगढ़ रामपुरवा जो पश्चिमी चंपारण में है, लौरिया अरेराज पूर्वी चंपारण का जो मौर्य वंश के अंतर्गत देखा जा सकता है। उसके बाद से वैशाली से प्राप्त गुप्तकालीन मुहर और सिक्के, यानी गुप्त काल में मुहर और सिक्के खूब प्रचलित हुआ करती थी, तो वहाँ से ये सब पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में हम लोग देखते हैं। उसके बाद से ये पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में हम लोग देख लिए। उसके बाद साहित्यिक साक्ष्य के रूप में, साहित्यिक स्रोत का मतलब होता है कि कुछ हम लोग किताबों में पढ़ करके अच्छे अच्छे जो भी इतिहासकार हैं वो लिख कर वहाँ पे चले गए। तो देखते हैं शतपथ ब्राह्मण के अनुसार आर्य सभ्यता गंगा के दोनों ओर फैला हुआ था, यानी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो उसमें हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें पाते हैं कि जो आर्य सभ्यता था वो गंगा के दोनों ओर यानी उत्तर और दक्षिण में भी था। अथर्ववेद और पंचविश ब्राह्मण के अनुसार प्राचीन बिहार में तपस्वी के रूप में भटकने वाले को वतरयश, ठीक है, वतरयश कहा गया। तो अथर्ववेद और पंचविश ब्राह्मण ये सब ग्रंथ है, उनके अनुसार प्राचीन समय में भटकने वाले को यहाँ पे वतरयश कहा गया। ऋग्वेद के अनुसार इस क्षेत्र के अछूत लोगों को किकेत कहा गया, यानी अछूत लोगों को उस टाइम क्या कहा जाता था, किकेत कहा जाता था। पुराण, महाभारत और रामायण से कुछ साक्ष्य मिलते हैं। बौद्ध साहित्य जैसे अभिधम पिटक, विनय पिटक और सूत पिटक, ये सब क्या है, ये बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है, जो उनके विचारों का, उनके जो श्लोकों का जो संकलन है वो सब इसमें अभिधम पिटक और विनय पिटक और सूत पिटक, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित बुद्ध और महात्मा बुद्ध के जीवन यात्रा वृत्तांत को इसमें सहेजा गया है। अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। दीर्घ निकाय से दीपवंश और महावंश की चर्चा मिलती है। 16 महाजनपद का भी यहाँ पे चर्चा मिलता है, यहाँ पे उल्लेख मिलता है, जिसमें से जो 16 महाजनपद में 3 महाजनपद हम लोग के बिहार में था, तो उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। उसके बाद दीर्घ निकाय, दीपवंश और महावंश की चर्चा भी यहाँ पे खूब मिलती है। तो ये है साहित्यिक स्रोत के रूप में हम लोग को साक्ष्य जो मिले हैं, और ये है पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में हम लोग को जो स्रोत मिले हैं। तो ये है बिहार के इतिहास
कि हम लोग कैसे कैसे किन किन चीज़ों को कैसे कैसे प्राप्त किए, उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते गए। और हम लोग धीरे धीरे और भी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग खोजने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि और भी चीज़ें पारदर्शिता में आएँ। और इसमें जो भी चीज़ें हैं जो हम लोग इतिहास से सीखे, वो चीज़ हमें बहुत मिलती है और आगे भी हम लोग सीखते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।